नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल ने दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद को 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम ने रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को किए समर्पित। नागरिकता संशोधन अधिनियम देश में हुआ लागू। भाजपा के वर्ष 2019 के चुनाव घोषणा पत्र का था ये अभिन्न अंग। और सीएए को लागू करने पर प्रदेश के लोगों ने किया स्वागत। कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने में होगी सुविधा। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज उन्हें हरियाणा राज्य भवन में मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों में कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह व अन्य मंत्रियों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के। इससे पहले प्रातः मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट सहित राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को इस्तीफा सौंपा और प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया है। इसके पश्चात हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसके लिए दिल्ली से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और तरुण चुग पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुए। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नया नेता चुना गया। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व अन्य भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नायब सिंह सैनी 2012 में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे, 2014 में पहली बार विधायक बने, 2016 में पहली बार मंत्री बने और 2019 में सांसद बने और पिछले वर्ष अक्टूबर में उन्हें ओम प्रकाश धनखड़ की जगह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कुरुक्षेत्र स्थित बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद देना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। नायब सिंह सैनी एक कुशल राजनेता के साथ साथ अच्छे समाजसेवी हैं। स्थानीय निवासियों ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे हमेशा से ही समाज के हित में कार्य करते हैं। हम उनको मुख्यमंत्री बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हैं। बेहद खुशी है कि आज हमारे सांसद नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हम सरकार का और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें हमारे सांसद जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। निश्चित रूप से वो एक अच्छा काम करेंगे। आज हमारे नायब सिंह सैनी को एमपी सीएम बनाया गया है और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर है और हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद को 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम ने रेलवे कार्यशालाओं, लोको सेडो पिट लाइनों, कोचिंग डिपो, बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम उन्नयन कार्यक्रम की आधारशिला भी रखी। पीएम ने रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। स्थानीय उत्पादों व स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का भी शुभारंभ किया।
पीएम ने 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। वह रेलवे का कायाकल्प विकसित भारत की गारंटी है। दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने रेलवे के विस्तार के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये युवाओं के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम समाज के नए प्लान की शुरुआत पर बोलते हुए कहा कि साबरमती आश्रम में बापू की याद जीवित है और ये आश्रम मानव जाति के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। गांधी जी जहां चरखा चलाए करते थे, कारपेंटरी का काम सीखते थे, 2 साल तक कोचरब आश्रम में रहने के बाद फिर गांधी जी साबरमती आश्रम में शिफ्ट हुए थे। पुनर्निर्माण होने के बाद अब गांधी जी के उन दिनों की यादें कोचरब आश्रम में और बेहतर तरीके से संरक्षित रहेगी। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सभी देशवासियों को इन महत्वपूर्ण प्रेरक स्थानों के विकास के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल डेडिकेटेड रेलवे फ्रंट कॉरिडोर का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इसी कड़ी में पलवल जिले के प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रथला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण देखा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि रेलवे के ढांचागत विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में ढांचागत विकास तेज गति के साथ हुआ है। रेलवे की इस परियोजना के अनुसार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के माध्यम से अब मालगाड़ी व पैसेंजर गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। योजना के अनुसार ट्रेनें तेज गति के साथ समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। 10 साल पहले दुनिया भारत को किस नजरों से देखती थी और आज भारत को किस नजरों से देखती है। इसलिए पूरे 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने बगैर रुके, बगैर थमे इस देश के लिए दिन रात एक किया है। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है, सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत कर रहा है। तो इसलिए मित्रों, आज राष्ट्र को वो ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समर्पित करेंगे, जिससे पूरे देश में सामान की ढुलाई में बहुत दृढ़ता आएगी, बहुत गति मिलेगी, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। तो मैं इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ के किसानों का भी मैं हृदय से आभारी हूं। अगर उनका योगदान इसमें नहीं होता तो आज ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं बन पाता। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत भिवानी रेलवे स्टेशन पर आज एक आउटलेट की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से की। इसके अलावा 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे योजनाओं का प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला व शिलान्यास किया। लगभग 6,000 रेलवे योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया।
इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रोजेक्टर के माध्यम से यात्रियों व आम लोगों ने प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि आज भारतीय रेल उन्नति पर है। भिवानी के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। वन स्टेशन वन आउटलेट योजना की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत भिवानी मानहेरू डोबमाली रेलवे लाइन को अपग्रेड करने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हो जाती थी और जब तक दूसरी ट्रेन नहीं आ पाती थी उसमें डिले होता था। आज डिले वाला काम खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से हमारी रेलवे जैसे 4 लाइनिंग रोड होते हैं उसी टाइप से डबल लाइन का जो काम है रेलवे का, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। हजारों करोड़ की योजनाएं जो शुरू की हुई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भिवानी अमृत स्टेशन के रूप में भी विकसित हो रहा है। आपने देखा होगा कि हम स्टेशन में जिस गेट से पहले घुसते थे, आज उसकी बजाय हमने दूसरे गेट से आना पड़ा, क्योंकि उस पर सारा काम चल रहा है। इस मौके पर भिवानी निवासियों ने बताया कि आज भारतीय रेल अपने उत्कृष्ट काल पर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इससे न केवल भिवानी स्टेशन बल्कि देश भर के स्टेशन अपग्रेड होंगे। भिवानी के स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट पर कारीगरों, शिल्पकारों से जुड़े लोगों के उत्पादों को आम यात्री खरीद सकेंगे। हमारे देश भर में कम से कम हजारों जगह ये ऐसा उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके तहत जो बुनकर मछली के दाल बनाने वाले और हर टाइप के लोगों को शामिल किया गया है कि वो अपना एक स्टेशन एक प्रोडक्ट के तहत ये अपना प्रचार भी कर सकें। और उसके तहत कुछ वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, कुछ स्टेशनों के पुनर्निर्माण, कुछ पुल अंडरब्रिज, उसका भी उद्घाटन किया जा सकता है। भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हिसार रेलवे स्टेशन पर भी इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। हिसार रेलवे स्टेशन के नोडल अधिकारी सतीश कुमार मीना ने बताया कि वन उत्पाद वन स्टेशन योजना के तहत आज यहां लोकल उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों के उत्साहवर्धन के लिए विभिन्न स्टॉल लगाई गई। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भी ऐसे ही स्टॉल लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत रेलवे का भी यही प्रयास है कि शहर की लोकप्रिय चीजें आम जन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से रोजगार के अवसर पर प्राप्त होंगे। शिल्पकार होते हैं उनको नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। रेलवे की तरफ से भी यही कोशिश है कि आसपास की जो भी लोकप्रिय चीज़ है वो जनता तक पहुंचे, लोग उसको आकर खरीदें। आसपास के जो शिल्पकार हैं, लघु उद्योग वाले जो लोग हैं, उन सबको मौका मिले अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने का, अपने व्यवसाय को फैलाने का, और एक तरह से कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर तो प्राप्त होंगे ही। रेलवे की तरफ से इनिशिएटिव के तौर पर ये स्टॉल लगाया जाता है, उसमें सब्सिडी दी जाती है, कुछ यूनिट्स हमें बिजली की भी फ्री दी जाती है। हिसार रेलवे स्टेशन मास्टर निहाल सिंह ने कहा कि यहाँ के स्टेशन को विस्तृत रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद हिसार रेलवे स्टेशन का स्वरूप भव्य और सुंदर नजर आएगा। एक रोजगार की सुविधा दी गई है कि उसमें एक प्रोडक्ट जो पॉपुलर हो, स्टेशन पर बिकने लायक हो, तो उसको एक 15 दिन के लिए दिया जाता है और उसको 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक रोजगार का वो साधन उपलब्ध करवाया है हमारी रेलवे ने, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने आज उनका जो है ना राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। वन उत्पाद वन स्टेशन योजना के तहत हिसार रेलवे स्टेशन पर मिठाई की दुकान शुरू करने वाले रमेश कुमार ने कहा कि इस योजना से उन्हें रोजगार मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मोदी जी के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है वन उत्पाद वन स्टेशन के थ्रू, मैंने यहाँ पे मिठाई की एक दुकान ओपन की है, जिसके थ्रू मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक रोजगार के लिए अवसर प्रदान किया। युवा को रोजगार उपलब्ध कराएं, जैसे जिस तरह मुझे भी स्टेशन पे उपलब्ध कराया गया उसी तरह सभी स्टेशनों पे उपलब्ध कराएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल नागरिकता अधिनियम को लागू करने की घोषणा की। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2019 के चुनाव घोषणा पत्र का अभिन्न हिस्सा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास है। इससे प्रताड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
नागरिकता संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 अधिसूचित कर दिए गए हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिसूचना के साथ एक और वादा पूरा किया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए संविधान में किए गए वादे को साकार किया है। गृह मंत्रालय ने प्रवक्ता के एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये कानून के लागू होने से किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं होगी, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। साल तक कोई नहीं कर पाया। नेहरू जी के दिए हुए जख्म, जिसके कारण 45,000 लोगों की हत्याएं हुई जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस दोषी है उसके लिए, नेहरू जी दोषी। उसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज कश्मीर में देखिए जी क्या जागरूकता लोगों में आई है, क्या समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली आ रही है। सीए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। क्या ये उनका अधिकार नहीं है? क्यों किसी का हक छीनने पर ये विपक्षी दल के लोग लगे हैं? मानवता नाम की चीज उनमें नहीं है क्या? कहां जाएंगे वो हिंदू, कहां जाएंगी वो बहनें जिनके साथ दिन दिहाड़े चल के बलात्कार करके कईयों को जबरन ब्याह करने का काम किया जाता है? कहां जाएंगे हमारे वो भाई जिनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है? अगर ये मोदी सरकार न होती तो अफगानिस्तान में जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ होने जा रहा था, जो सिख भाइयों के साथ होने जा रहा था, किसने बचाया जी? मोदी सरकार बचा कर लाई। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना भारत में शरण लिए हुए उन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है जो काफी समय से देश की नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे थे। इस बारे में भिवानी जिले के शिक्षाविद व पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी विनोद गाबा और हमारा अपना फाउंडेशन के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश चौहान ने बताया कि लंबे समय से जो लोग भारत में रह रहे हैं लेकिन भारत में रहने के बावजूद भारतीय नागरिक की सुविधा उन्हें नहीं मिल रही, उनके लिए ये रास्ता खुल गया है। वे खुलकर अपना रोजगार व नौकरी कर पाएंगे। 5 वर्ष जो है अधिक से इस देश में शरण लिए हुए हैं, उन सबको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इससे उन लोगों को, कल मैंने देखा दिल्ली के बारे में, ये जो मजनू टीला है, यहाँ पर लगभग 11,000 के करीब जो है लोग ऐसे शरणार्थी आए हुए हैं। उनमें उनके चेहरों से या उनकी खुशी देख करके मुझे बड़ा, खुद को भी बड़ा महसूस पहले होता था, और ये खुशी देख कर भी खुशी महसूस हुई कि उनको वो नागरिकता मिल गई जो हम में हैं, जो सारी सुविधाएं हैं, जैसे उनको यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का है, नौकरी करने का है, और उनके दिमाग में ये हमेशा भय बना रहता था कि क्या पता हम इस देश में परमानेंट रूप से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या वापस ही हमें यहाँ से भेज दिया जाएगा, जिसके लिए हमें कई इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता। जैसे वीज़ा है, पासपोर्ट है, ये बनाना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैं समझता हूँ ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। वहाँ की सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जिसमें हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो बाहर देश के हिंदू शरणार्थी हैं उनको जो नागरिकता मिलेगी, वो बहुत ही सराहनीय कदम एक तरीके से सैनिक होने के नाते हम बता सकते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर के ऊपर जब हमने नौकरियां की हैं तो उस समय उनको जो उनकी कठिनाइयां हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। वहीं भिवानी के संत महंत वेदनाथ व शिक्षिका चारू गुप्ता ने बताया कि भारतीय सनातन धर्म व संस्कृति की सदा से ये मान्यता रही है कि जरूरतमंद को आश्रय देना चाहिए तथा हर व्यक्ति का पालन पोषण करना मनुष्य का कर्तव्य है। नागरिकता के उपलक्ष्य में किसी बादशाह से काफ़ी सालों से यहाँ आए हुए हैं कि किसी भी धर्म के, और वो आज यहाँ बसे हैं, तो उनको नागरिकता देना का सीए में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हर को चाहते हैं कि हर जीव यहाँ जो बसा है वो पूर्ण नागरिकता के साथ हमारे भारतवर्ष का
रह करके यदि वो व्यवसाय और रहता है और काफ़ी सालों से रहता है तो उसमें समाज में हमारे नीति में भी यही कहता है कि हर जीव जंतु को जिस प्रकार हर समाज को हर वर्ग को एक समान दृष्टि से देखते हुए उनको बसाया जाए। तो उसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों को जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था अब भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वो उन्हें मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। बेशक वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दूसरे देशों से आए हुए हैं, लेकिन उनका बिहेव अभी तक यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। उन्हें धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे या किसी न किसी बात पे प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें एक देश से दूसरे देश जा नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू होने से जिला फतेहाबाद में पिछले लगभग 2 दशकों से रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू परिवारों में खुशी की लहर है। उन्होंने आज तिरंगा लहराकर मिठाई बांटी तथा खुशी मनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे 2 दशक पूर्व भारत आए थे क्योंकि वहां पर उन्हें काफी तंग किया जा रहा था। यहाँ आकर उन्हें कुछ सुकून मिला, लेकिन नागरिकता ना होने के कारण उन्हें काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। हालांकि वे पाकिस्तान में अपनी सारी ज़मीन जायदाद छोड़कर चले आए थे, लेकिन यहाँ एक कच्चे मकान में किसी तरीके से गुजर कर रहे थे। लेकिन नागरिकता ना होने के कारण उन्हें सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ नहीं मिल रहा था। यह कानून बनने से उन्हें काफ़ी खुशी हुई है तथा उनके परिवार में उत्सव जैसा माहौल है। सरकार ने जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने जो पास किया है, हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम यहाँ भी दुखी हो रहे थे, हमारे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और हमें ID कार्ड नहीं थे, हमें जो सहूलतें थी वो नहीं मिल रही थी। लेकिन हम पाकिस्तान से वहाँ से दुखी होकर आए थे, अपना धर्म बचा के आए थे, हम वापस वहाँ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी पीड़ा को सुना है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया कानून लेके आए हैं, जिससे हमारे बच्चों को आम सुविधा, हर तरह की सुविधा मिलेगी। मोदी जी का और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी वजह से CAA लागू हुआ है, जिसकी वजह से पहले हमारे जो डॉक्यूमेंट नहीं थे, हमें जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती थी वो नहीं मिल पा रही थी। जब CAA लागू हुआ तो हमें उम्मीद। संजीव कुमार, ओम प्रकाश और सुमित्रा देवी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए उन्हें देश में नागरिकता देने का काम किया है। कल से पास हुआ है तो हम इससे खुश हैं। हमारे को सुविधा मिलेगी, हमारे घर मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सुविधा मिलेगी। बाकी हम मोदी की और अमित शाह की बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हम इस देश से एकता बनाए रखेंगे। हम इस देश में आके बहुत खुश हैं। अब हमारे को बहुत खुशी हो रही है। कल CAA लागू हुआ है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम बहुत परेशान थे और मोदी जी की वजह से हमें नागरिकता का उम्मीद जगी है। उसके लिए हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी खुश हैं और उनको भी नागरिकता मिलेगी और हम भी हिंदुस्तानी कहलाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने DBT स्पीडी सीड्स फैसिलिटी का कल पंजाब के मोहाली में उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे उन्नत किस्मों के विकास में तेजी लाकर फसल सुधार कार्यक्रमों में बदलाव करने की सहूलत मिलेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये सुविधा बायोटेक मिशन का हिस्सा बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कई प्रगतिशील किसान अपनी फसल की किस्मों और भूमि की पोषण गुणवत्ता में सुधार में रुचि रखते हैं। ये सुविधा भारत के राष्ट्रीय मिशन पोषण अभियान में भी सहायक सिद्ध होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी, कृषि योग्य कम होती भूमि और लगातार प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा एक चुनौती बनता जा रहा है। विकसित भारत मिशन के तहत 2047 तक पौष्टिक भोजन की मांग को पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी का उपयोग स्टीक नियंत्रण वातावरण का इस्तेमाल करके गेहूं, चावल, सोयाबीन, मटर, टमाटर इत्यादि की नई किस्मों को विकसित करने में सहायक होगा। ये सब पदार्थ उन लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए ये विकसित किए जा रहे हैं। अलग से योजना निर्धारित की जाएगी बायो मैन्युफैक्चरिंग की, और आज स्थिति है कि भारत दुनिया के 4-5 प्रथम श्रेणी के बायो मैन्युफैक्चरिंग देशों में माना जाता है। मोदी जी के आने से पहले 2014 में हमारी बायो इकॉनमी मात्र $10 बिलियन हुआ करती थी। अब 13 गुना बढ़ करके $113 बिलियन हो गई। और जो हम सन 2047 की तरफ बढ़ेंगे विकसित भारत की यात्रा में, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने वाली है उसमें बायो इकॉनमी का, बायोटेक्नोलॉजी का और इस तरह
कि जो हमारे संस्थान है नाभी मोहाली जैसे संस्थानों के द्वारा किए गए शोध का विशेष योगदान रहने वाला है। नाभी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्विनी पार्क ने कहा कि नाभी प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन और सीमित जल व भूमि संसाधनों के अंतर्गत फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का अग्रणी केंद्र है। By a shared vision of harnessing the power of biotechnology to address some of the pressing issues which are related to the agricultural sector, from feeding a growing global population to mitigating the impact of climate change, and our work is guided by a steadfast commitment to sustainability, innovation, and the impact. Today, we mark a significant leap forward in our pursuit of this vision with the inauguration of our speed breeding facility. The speed breeding facility at Navi represents a paradigm shift in the plant breeding process, revolutionizing the way we develop the new crop varieties and dramatically accelerating the breeding cycle for crop improvement. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया मिशन के तहत आज चंडीगढ़ में कीर्ति योजना की शुरुआत की। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति योजना की शुरुआत के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने युवा एथलीटों की क्षमता को बढ़ाने और देश में मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में इस योजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कीर्ति योजना हमारे देश के हर कोने से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आईटी उपकरणों का लाभ उठाकर व प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन करके उत्कृष्टता हासिल करने के लिए इच्छुक एथलीटों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। सबसे ज्यादा मेडल जीते और एशियन और पैरा एशियन गेम्स में मिलाकर 218 मेडल जीते। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने 26 मेडल जीते, जो कुल मिलाकर मेडल जीतने से भी ज़्यादा थे। लेकिन भविष्य के लिए मेडल टैली हमारी और बेहतर हो, उसके लिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि प्रतिभा खोज बहुत आवश्यक थी। तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति को आज लॉन्च किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि युवा अवस्था से ही खिलाड़ियों को चुने और उनको प्रशिक्षण देकर मेडल जीतने के लायक बनाए। एक और हमने 3000 करोड़ रुपए का कीर्ति के माध्यम से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा, ग्रूमिंग होगी, यानी कि प्रतिभा को खोजेंगे भी, पहचानेंगे और प्रशिक्षण देकर उसको निखारने का काम करेंगे, मेडल जीतने के लायक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहला खेलो इंडिया योजना के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और विभिन्न खेल विषयों में उत्कृष्टता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि कीर्ति का लॉन्च खेल उत्कृष्टता में भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण होगा और भारत को विश्व खेल क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अंबाला शहर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नव मतदाताओं में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। वहीं संस्थान में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत अन्य युवाओं को भी मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि जो व्यक्ति देश के विकास की बात कहेगा हम उसे ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि वे बड़े उत्साहित हैं जो इस लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। संस्थान के प्राचार्य भूपिंदर सांगवान ने बताया कि संस्थान में अधिकतर छात्र ऐसे हैं जो पहली बार मतदान में अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि समय समय पर संस्थान द्वारा युवाओं को जागरूक भी किया जाता है। जी पहली बार वोट डाल रहे हैं, इसके लिए बहुत उत्सुक हैं और अच्छे उम्मीदवार को अपनी वोट देंगे। हमें हमारे टीचर ने भी वोट डालने के लिए बहुत प्रेरित किया है ताकि हम अच्छे उम्मीदवार को चुन सकें और हम वोट देने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं पहली बार वोट देना चाहता हूं, मैं बहुत उत्सुक हूं। मेरे जो मैं उम्मीदवार को चुनूंगा वो रोज़गार मतलब हमें रोज़गार प्रदान करे, अच्छी शिक्षा दे। मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ, जो कि मैं देखना चाह रही हूँ कि सबसे पहले कि कौन अच्छा उम्मीदवार होएगा जिसको मैं वोट डालूँगी, और सबसे अच्छी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसा है वो, क्या हमारे अच्छे समाज को अच्छा संभाल पाएगा, हमें रोज़गार देगा, हमें अच्छी एजुकेशन देगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो वोट डाल सके, वोट बनवा सके, वोट डाल सके और पहला वोट राष्ट्र के नाम, देश की समृद्धि में, देश के लोकतंत्र में अपना दे सके, ताकि लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी वोट की ताकत का पता चल सके।
हमारे जो युवा हैं उनको वोट की ताकत का पता चले। जैसा कि आप जानते हो कि भारत वो लोकतंत्र है जिसमें महिला और पुरुष को एक ही साथ तक एक ही टाइम पे वोट देने का अधिकार दिया गया। एक स्वतंत्र लोकतंत्र की इससे बड़ी पहचान नहीं हो सकती। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।